जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके जानकारियाँ के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा आज बीपीएससी का एक एग्ज़ाम संपन्न हुआ। इस एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत से अभ्यर्थी गए हुए थे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा पिछले 67वां बीपीएससी जो था इसका री एग्ज़ाम आज हुआ, जो पिछली बार कैंसिल हो गया था पेपर लीक के कारण। तो आज ये एग्ज़ाम फिर से कराया गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोगों को आसानी होगा हल करने में। काफ़ी अच्छे करंट के भी क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं जो आप लोगों को ज़्यादा मतलब आसानी होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, ये आज का पेपर है तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन था पहला, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को पता होगा कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो हो गया, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केरल में पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसमें पूछा है कि नहीं है, तो नहीं है। तो केरल में है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई इसका आंसर हो, क्योंकि 3 इसमें है और एक में नहीं, 3 में नहीं है और एक में केरल में है। तो आप लोगों को ई इसका आंसर हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से आप लोगों को पता होगा, इसके पंचायती राज समिति जो थी बलवंत राय मेहता की समिति, उनके द्वारा ही ये पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा, इस परिसीमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, मतलब उस टाइम तक लोकसभा की सीटों में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 2026 तक इसको रोक दिया गया। मतलब 2026 तक लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो स्टेट वाइज किया गया है उसमें कोई चेंजेज नहीं किया जाएगा 2026 तक। और इसकी निर्धारण करती है परिसीमन आयोग, इसकी सीटों का निर्धारण करती है राज्यवार। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप लोग आसानी से टिक कर दिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है। एक, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, मानवाधिकारों का संरक्षक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का अंतिम विवेचक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का अंतिम विवेचक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम विवेचक, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्षों में क्या गठित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग इसका आंसर हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग गठित करती है। 280 ये किस संविधान कौन से अनुच्छेद में है, 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग है हमारा। वित्त आयोग 280, जो बंटवारा होता है वित्तीय का, उसमें वही काम होता है वित्त आयोग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास से। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है पूछा है। 5वां क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, इसमें आप लोगों को ई आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास का स्थापना हुआ था 1952 में। 1952 में इसका स्थापना हुआ था, तो इसमें से आप लोग को ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्र चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। 2022 का जो हाल ही में 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल था, उसमें कितने सदस्य थे। तो सदस्यों को पूछा है संख्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकसभा से हो गए 243 हो गए लोकसभा में, और 245 राज्यसभा से। तो ये कितने हो गए, 8 और 245 नहीं, 543 ना,
543, लोकसभा से हो गए 543 और 543 और ये हो गए 788, ये 788 हो गए कुल निर्वाचक मंडल में सदस्य। निर्वाचक मंडल में सदस्य हो गए 788। क्लियर है। उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं पुनः कितनी बार चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कितनी भी बार। कितनी भी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और एक विंटर सत्र, BMW हो गया मानसून, विंटर का सत्र हो गया शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र हो गया और बजट सत्र हो गया। तो ये 3 सत्र हो गए, लोकसभा में के 3 सत्र हो गए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो गया श्री MC सीतलवाड़। श्री MC सीतलवाड़ हो गए विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा और 172 में भी संशोधन करना पड़ेगा। 83 और 172, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये दोनों ऑप्शन सही है, 83 और 172। तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ये आपको ई मारना है। बिहार में क्या है, ई। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। ये 2018 का डाटा आप लोग से पूछ लिया गया है। तो 2018 का पूछ रहा है कि विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7%। 1.7% था 2018 में विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 20-21 में भारत का कुल गेहूं का उत्पादन पूछा है। तो 20-21 में गेहूं का उत्पादन था, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 109.5 मिलियन टन। सी आंसर हो जाएगा 109.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स से काफ़ी डाटा वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ जो आप लोग को दिक्कत किया होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जीवंत ग्राम कार्यक्रम ये सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया है। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। ये 21-22 पूछ रहा है, नोट 22-23। 21-22 का से पूछा है। आप भी PSC का एग्जाम दे रहे हैं, आपको बजट तो जरूर पढ़कर जाना चाहिए। बिहार का बजट हो गया, इंडिया का बजट हो गया, दोनों आप लोग को बजट जरूर क्लियर करके जाना चाहिए। तो ये 14 नंबर का आंसर हो गया बी नंबर। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है 21-22 से, तो इसमें गलत जो है, ये गलत डाटा है कि 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का जो है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये कहाँ भाग रहा है। शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण का जो बढ़ता स्तर होता है उसके अनुसार जिलों का क्रम पूछा है, सही क्रम पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले नालंदा हो जाएगा, फिर मुंगेर हो जाएगा, फिर पटना होगा। तो ये सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर और फिर पटना। पटना सबसे ज़्यादा हो गया, फिर मुंगेर हो गया, फिर नालंदा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन जो है,
वित्तीय वर्ष 22-23, यहाँ 22-23 से क्वेश्चन आ गया बजट से। 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना % अनुमान है? जीएसडीपी का कितना अनुमान है? 22-23 का जो राजकोषीय घाटा है बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 3.47%। 3.47% होने का अनुमान है राजकोषीय घाटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। ये क्वेश्चन तो आप लोग टिक कर सकते थे अपने खुद से, मतलब बिना किसी। तो इसमें हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग जो बिहार में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये बिहार के जिलों का घटता हुआ क्रम पूछा है, घटता हुआ क्रम। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये 18 का सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नवादा, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया और फिर शिवहर, ये घटता क्रम हो गया प्रति व्यक्ति आय जिला वाइज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का पूछता है NSSO के दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? NSO के अनुसार गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 19 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है पहला ऑप्शन हो गया जलभूतों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचय संरचनाओं का निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा ई इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का संबंध था क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उनकी पुनर्संरचना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में। 75 में इनकी स्थापना हुई थी। तो इसके पूछ रहे भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित थी। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन को चुनिए। कथन वाले क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे भी BPSC तो कथन वाले क्वेश्चंस पूछती ही है। इधर 67वां जो इस बार हुआ इसमें भी पूछा गया है, 67वां में पूछा गया था। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ये कथन सही नहीं है। ये इसका 23 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का बजट 22-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? कहीं कहीं 22-23 भी देखा जा रहा है, कहीं कहीं 21-22 से भी बजट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 22-23 की प्राथमिकताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। अगला है वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? यहाँ भी 21-22 से पूछ लिया। वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.7%। 11.7% 21-22 में भारत की टैक्स GDP का अनुपात था 11.7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजी में चलना पड़ेगा, काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी तो शुरुआत हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप इसको नया नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है
फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में? ये तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये तो फ्री के नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये पुलिस चौकी जो है चौरा चौरी की घटना हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, ये किए थे मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे इनकी मूर्ति भी लगी हुई है खुदीराम बोस की। मुजफ्फरपुर में ये हत्या का प्रयास किए थे किंग्स फोर्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, अगस्त 1942। आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ये तो आप लोगों को पता होगा, जगजीवन राम। ये क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से भी हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री से भी हो गया, तो इसका आंसर हो गया जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? कौन सा त्यौहार के चलते ये जेल से हजारीबाग जेल से 1942 ईस्वी में निकल भागे? तो ये दीपावली, ये दीपावली के त्यौहार पर निकल भागे थे। सॉरी, ये दीपावली के त्यौहार पर निकल भागे थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? तो ये चुना गया दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का सभापति चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और इनको सितंबर में उनको चुना गया था और इनको दिसंबर 1946 में चुना गया था। वे सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इनको संविधान सभा का सभापति चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, ये तो आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा, आप लोगों को तो इस देखते हैं टिक कर दिए होंगे। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो गया खान अब्दुल गफ्फार खां। ये बी नंबर आंसर हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खां, जो खुदाई खिदमतगार से भी जुड़े हुए थे और ये याद रखिएगा, ये पहले पाकिस्तानी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ये पहले पाकिस्तानी थे जो जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो इसका आंसर हो गया अब्दुल गफ्फार खां। अगला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है तो ये ई हो जाएगा, क्योंकि बीजी तिलक ने ये कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये तिलक जी ने कहा था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर इसका आंसर हो जाएगा। माइकल ओ डायर सरदार उधम सिंह इसको मारे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये बारदौली में वल्लभ भाई पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत में भेजा गया था उसमें कौन सा एक सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड इसका सदस्य नहीं था, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। ये तो प्रीवियस ईयर से उठा लिया है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी देखा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार तो, वैसे हिस्ट्री में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये हो गया 1931 हो गया। गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? ये भी तो प्रीवियस ईयर से है। तो इसका लाहौर अधिवेशन 1929 का, रावी नदी के तट पर ये 1929 का लाहौर अधिवेशन हो गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। ये सारे मैथ्स से क्वेश्चन हैं
तो ये मैं आप लोगों के आंसर बता दे रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके आंसर बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा पेन खराब होने के चलते मैं आप लोगों के आंसर यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा बी, 30 दिन। अगला देखते हैं 42, तो ये 42 का आंसर हो जाएगा ए 5, ए इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला देखते हैं, अगला 43 है, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा 60 और 40। ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा सॉल्व किए गए हैं, तो इसका आंसर मैं केवल आप लोगों को टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। 45 मैथ्स तो काफ़ी ईजी आते ही हैं जैसे पहले की तरह, इस बार भी आप लोगों को इसमें तो 10 में 10 आने चाहिए। 45 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मैथ्स काफ़ी इजी पूछे गए हैं, इसमें 10 में 10 आने चाहिए। 46 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, काफ़ी इजी मैथ्स से। ये 47 नंबर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 52 सेंटीमीटर। ये 48 रेलगाड़ी से क्वेश्चन था जो काफ़ी इजी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए और मैथ्स में 49 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 50 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब साइंस का पोर्शन आ गया। क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला स्टेटमेंट है उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, तो ये तो सही है, ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये तो स्टेटमेंट गलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो है वो घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है, तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही तरह है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर होगा 52 का हो गया बी नंबर। ये क्वेश्चन ये तो आप लोगों को मतलब देर नहीं लगा होगा, देखते ही आगे बढ़े होंगे। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, इसका हो गया मीथेन। बायोगैस का निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला है 54 नंबर। इनमें से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? किसके कारण पटाखा फूटने से लाल रंग दिखाई देता है? तो ये हो गया स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम इसका आंसर हो गया। अगला है लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लवण मृदोभिद, लवण मृदोभिद इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाएगा? तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, पर्णहरित उसमें नहीं पाया जाएगा। परागण की सुपरिभाषा है, क्वेश्चन दिया है परागण की सुपरिभाषा है, तो इसका ये सी नंबर आंसर होगा। परागकण का परागकेसर से ब्लूम छिद्र तक स्थानांतरित होने की, परागकण जो होता है परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का 48। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे प्राप्त करेंगे? ऑप्शन है प्रकाश, मृदा, पर्णहरित, वायुमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा से, मिट्टी से ही, जड़ से ही प्राप्त करेंगे। मिट्टी के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा उसको ऊपर पहुंचाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मृदा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च एवं क्लियर नहीं आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, उस पर मैंने ये पेपर डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से पेपर देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और आपका लास्ट में कितना आपका सही हुआ इसमें से आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा मैं आप लोगों को एनालिसिस नहीं देर तक नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसमें एक खाली ब्रीफली देख लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो आरबीसी उसमें नहीं होता है, तो ये हो गया केचुआ। केचुआ में आप लोगों को पता होगा आरबीसी उसमें एब्सेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का जो अपघटन होता है उसके अंतिम रूप में क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज लास्ट में बनता है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? टीकाकरण एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की शुरुआत की थी, एडवर्ड जेनर। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण इसका कार्यकारी सिद्धांत है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम होगी कांच में, शीशा में न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन है, राशि से पूछा गया है सदिश और अदिश के तो पूछा गया है सदिश राशि कौन सी नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो इसका ये पहला तो है ही, विस्थापन है ही, वेग है ही, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर ये अदिश राशि है और ये वेग जो हो गया ये सदिश राशि है। चलिए अगला 68 नंबर, यदि धरती घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन। 68 नंबर का पूछ रहा है, यदि धरती घूमने की गति बढ़ा दी जाए, धरती घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। 68 का सी। 68 का हो गया सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 69, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन। ग्रहों की गति पूछ लेगा तब केपलर हो जाएगा। ग्रहों की गति पूछता तब होता केपलर। केवल गति पूछ रहा है तो ये हो जाएगा न्यूटन। अगला है 70 नंबर का, किस नियम के अनुसार समान लाभ और दाब पर भी गैसों के निश्चित आवर्तन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया है केमिस्ट्री से, तो इसका आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इसका, एवोगाड्रो वाला जो नियम है एवोगाड्रो लॉ इसका आंसर हो जाएगा, एवोगाड्रो लॉ। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। ई बराबर MC स्क्वायर। ई बराबर MC स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था अपेक्षिकता का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? चुंबकत्व का जो अनुचुंबकीय सिद्धांत होता है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये हो गया लोहा के द्वारा।
ये लोहा के द्वारा हो गया। तो चलिए 45 और 46 देखते हैं। 45 क्वेश्चन पूछता है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है किनारों पर घूमता है। तो अगला क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रगलन। प्रगलन इसे बोलते हैं। धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन बोलते हैं। 77 नंबर का देखते हैं, पीतल के संघटक पूछा है, कौन से पीतल के संघटक है। तो इसका आंसर होगा जस्ता एवं तांबा। जस्ता एवं तांबा इसका आंसर होगा पीतल का। अनबुझा चूना पूछा है, अनबुझा चूना कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO। CaO इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जंग लहे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। जंग लहे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। A नंबर पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। जंग लगे लोहे में कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। 80, इनमें से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। श्वेत धातु आप लोगों को पता है, प्लेटिनम को बोला जाता है। प्लेटिनम हो गया श्वेत धातु। चलिए अगला 81 करंट से है। क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। यूथ इन इंडिया 2022 जारी की है। तो ये जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये यूथ इन इंडिया 2022 जारी की गई है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, खबरों में नज़र आने वाली एला वेनिल, वलारियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है। ये 3 खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, एला वेनिल, श्रेया अग्रवाल और रमिता। ये पूछा गया है कि किस खेल से रिलेटेड है। तो ये तलवारबाजी से हैं। ये तीनों तलवारबाजी से रिलेटेड है, रमिता, श्रेया अग्रवाल और एला वेनिल। तो चलिए करंट से काफ़ी आई थिंक 34 और 35 से लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए, जो आप लोग के 22 से लगभग 20 या 22 क्वेश्चंस 2022 से केवल पूछे गए हैं। तो करंट का वेटेज काफ़ी अच्छा देखा गया है। 83 क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया। आप लोग खबरों में देखे होंगे पिछली कुछ दिनों पहले मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभालते थे, उनको इस मंत्रालय से हटाकर और इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो स्मृति ईरानी तो इनको सौंपा गया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया था, स्मृति ईरानी को। मुख्तार अब्बास नकवी जो इस मंत्रालय को पहले संभालते थे। 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। तो यूपीए के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू एनडीए से थी जो जीत दर्ज की और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी, और यशवंत सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा जो यूपीए के उम्मीदवार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। ये तो करंट अफेयर्स से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे द्वारा भी आप लोगों को बताया गया था। इसका आंसर होगा गीतांजलि श्री, जिनको टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए रेत की समाधि। 86 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें सम्मानित किया गया दीप श्रेष्ठ, पटना के दीप श्रेष्ठ को 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दीप श्रेष्ठ को। 87 क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण से है बिहार के 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। शहरीकरण का स्तर पूछा है, तो इसमें है ए नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन ए।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी इसके बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मनोज वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी, सीतामढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। 251 मीटर का जो सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति बन रही है, ये सीतामढ़ी में किया जाएगा इसका निर्माण। 90 और ये 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये राज्यपाल से पूछा गया है, तो देखते हैं। बिहार के राज्यपाल, ये तो आप लोग को पता है, इसका हो जाएगा फागू चौहान बिहार के राज्यपाल। बिहार के मुख्यमंत्री तो ये हो गया नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश ये कुछ महीनों पहले शायद बने थे, तो ये तो आप लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आप लोग को ये तो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री संजय करोल, संजय करोल। तो ए हो गया 4, A4 B3, तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार, तो ये ऑपरेशन प्रहार जो संबंधित है ये शराबबंदी से, जो बिहार पुलिस के द्वारा चालू किया गया था। ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था बिहार पुलिस के द्वारा, शराबबंदी से रिलेटेड है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? हाल ही में डेफ ओलंपिक जो संपन्न हुआ, इसमें आप लोगों को पता होगा, इसमें यूक्रेन ने जो युद्ध के क्राइसिस से रसिया के द्वारा झेल रहा है, उसने टॉप किया था। इसमें पहले पदक तालिका में फर्स्ट पर था यूक्रेन, पदक तालिका में जो टॉप पर था जो तो यूक्रेन था उसमें। तो इसमें जो पूछा है तो ये स्वर्ण पदक जीते थे। ऋतिक आनंद ब्राजील में 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीते थे। अगला है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला जाएगा? बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन? तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जाएगा ये भागलपुर में बिहार का बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला जाएगा। और जो उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा ये भागलपुर, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। अगला 94 क्वेश्चन है, निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? ये किस ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, इसमें से किसमें गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, इसमें गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला है, सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? सुनंदिनी कार्यक्रम जो है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगला क्वेश्चन है 96 है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से क्वेश्चन आ गया है कि चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला है 97, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जिस भाषा का उल्लेख किया गया ये हिंदी का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा ने आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा ने आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है अब्दुल्ला शाहिद ने इसकी अध्यक्षता की है। यूएन के प्रमुख पूछ लेगा तो ये एंटोनियो गुटेरेस यूएन के हो गए, एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला?
रूस यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी सारे भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसमें भारतीयों को वापस इंडिया लाया गया। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति एक था, जो तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा जो हमला किया गया था, वहाँ पे सत्ता स्थापित किया गया तालिबान का, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो वो हो गया ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान वाला, और ऑपरेशन गंगा ये हो गया यूक्रेन वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने सटकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार दावा किया है। वह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है, वह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जो चीन ने दावा किया गया है वन्य जीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों पर, तो ये वन्य जीव अभयारण्य किस स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कहाँ स्थित है, तो ये भूटान में स्थित है, ये भूटान में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है G20 2023 के लिए? तो इसमें चुना गया है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को इसमें चुना गया है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए अगले साल 2023 में G20 के लिए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर मेरे को मालूम नहीं चल पा रहा है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। 102 नंबर का इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग इसका क्या लगा है। अगला है 103 नंबर का, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? आर्कटिका एम जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्कटिका एम रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, रूस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो खेला जाता है तो इसमें 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली बने हैं T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। ये कुछ दिनों पहले इन जुलाई या अगस्त, जून या जुलाई में इनके द्वारा ये मुकाम हासिल किया गया था अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। हर घर दस्तक अभियान 2.0 पूर्णता कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र में सत्ता पलटी थी कुछ महीनों पहले ही, तो वहाँ के उद्धव ठाकरे जो पहले मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार गिर गई, वह वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे वहाँ नए सीएम बने हैं, एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? आप लोग काफ़ी शामिल भी होंगे इस अभियान में, तो छतों पर तिरंगा लगाकर। तो हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू किया था ये किसके द्वारा? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा हर घर दस्तक हर घर दस्तक तो कोविड-19 वाला था। ये हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 में जो 75वां दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्षेत्रवा, तो ये हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है 109 नंबर का, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग गलती आंसर किए होंगे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है 90% बच्चे लगभग गलत ही किए होंगे। तो इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन में से मुझे नहीं लग रहा है कोई है।
उत्तराखंड आप लोग मारे होंगे, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से पीछे भी क्वेश्चन देखने को मिला था, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। तो राज्यपाल से जोड़ा जो यहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं। तो राजस्थान के हो गए कलराज मिश्र, ये तो सही है। राजस्थान से होगा कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक, ये तो गलती है, सत्यपाल मलिक नहीं है। वहाँ पश्चिम बंगाल के थे, आप लोगों को पता हो, जगदीप धनखड़ पहले थे, तो उनको तो उपराष्ट्रपति बना दिया गया, तो सत्यपाल मलिक यहाँ के नहीं है। अब गुजरात के, ये फागू चौहान गुजरात के नहीं, ये तो बिहार के हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अभिधरण किया? सिंध विजय करके उसका अभिधरण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा। सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये तो आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे। तो भारत में प्रथम जनगणना आरंभ हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा ये जनगणना आरंभ की गई थी, और रिपन के द्वारा 1881 से सिलसिलेवार ढंग से जनगणना स्टार्ट हुई 1881 से। और प्रथम बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। लॉर्ड मेयो से रिलेटेड और एक फैक्ट है, आप लोग को याद रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल की हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। अगला है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी दिया गया था, ये किस तारीख को दिया गया था? तो आप लोग करंट में देखे होंगे कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये बृहदत्त, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका बृहदत्त इसका आंसर हो जाएगा 114 का बी, जो तीसरे सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया? खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। उषा मेहता के द्वारा खुफिया रेडियो आरंभ किया गया था, उषा मेहता। अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? चिकित्सक के बारे में पूछ लिया है, बिंबिसार का। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये था जीवक बिंबिसार का चिकित्सक था। अगला है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बख्तियार खिलजी। अगला है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार में जो चौरी विद्रोह हुआ, ये किस वर्ष हुआ? इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर पिन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 121 में, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। 1912 में उड़ीसा को पृथक किया गया। अगला क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो डाला था पिछला, बौद्ध संधि से, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली जो बौद्ध महासभा हुई थी ये राजगृह में आरंभ हुई थी। पहली बौद्ध सभा राजगृह में।
अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ये अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पे काबिज हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन जो राजवंश था इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी। पुष्यभूति इसका आंसर हो जाएगा, पुष्यभूति। अगला 125 क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया वो था कुषाण। कुषाणों ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया, कुषाणों ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग जाना जाता था, मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नासिर उद्दीन इसका आंसर हो जाएगा, जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था, नासिर उद्दीन। अगला है, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से किसी ने नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं 128 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, तुगलक खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तुगलक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खान। सॉरी ये खिज्र खान, इसको जरा गलती लगाया गया। तो इसका बलबन आंसर होगा, इसका बलबन आंसर होगा, तुगरिन खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन इसका आंसर हो जाएगा। तो 128 का हो गया सी नंबर, बलबन। 129 देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, औरंगजेब। औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला 130 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? विलियम बेंटिक के द्वारा कौन से प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये तो नेपानगर आप लोगों को पता ही होगा, नेपानगर में अखबारी कागज उद्योग स्थित है। अगला है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये रानीगंज इसका आंसर हो जाएगा, रानीगंज में कोयला खान खोदी गई। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सबसे अधिक किस अनुसूचित जनजाति की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भील। ये गुण गलती लगाया गया है बच्चे के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा भील इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का भौगोलिक कुल क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार का शोक, ये तो आप लोगों को कोसी नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? ये सब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है कैमूर में। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो गोखुर झील जो है ये कांवर झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी ताजा झील वाली गोखुर झील बिहार में है। अगला है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है मिला है? तो सोने का भंडार मिला है जमुई में सोने का भंडार मिला है। हाल ही में खबरों में रहा था कुछ महीनों पहले। सिल्क सिटी बिहार का किस जिले को जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला 140 नंबर का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर है, इसका आंसर हो जाएगा
ए नंबर, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? प्रधान तो ये इसमें सूर्य आंसर हो जाएगा, सूर्य। अगला है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसमें है, इसका बी नंबर आंसर होगा निकेल और फेरम। नीफे, नीफे, निकेल और फेरम। अगला है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? भौगोलिक अपर्दन चक्र की संरचना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो ये संरचना प्रस्तुत की गई थी WM डेविस के द्वारा। WM डेविस के द्वारा ये संरचना प्रस्तुत की गई थी। गरजने वाली चालीसा, शुद्ध पचासा, चौंकने वाली साठा पौने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? तो ये चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में गरजती चालीसा, शुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा, ये पौने दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। अगला है सरगोसो सागर एक हिस्सा है। सरगोसो सागर एक हिस्सा है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। उत्तरी अटलांटिक महासागर का सरगोसो सागर एक हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच हो गई मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन हो गई चीन के बीच, LAC भी चीन के बीच, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, उसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण है। अगला है कथन दिया गया है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, 148। तो ये तो सही है, 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अगला है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। अगला है बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो 148 का आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये तीनों सही हो, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। अगला है करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेबा जो खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये केसर, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का साइड किया जाता है केसर की खेती, करेबा उसी के लिए प्रसिद्ध है। अगला और 150 लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, आप लोग मारे ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो ये पेपर करा दिया गया मेरे द्वारा, जो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सही हो रहे हैं कितने नंबर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट करिए गाइज। चलिए तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।